Hello friends, welcome back. Today we are going to cover conservative convention. This convention is very important. So let's start the class. Now we are going to learn about last convention, that is conservative convention. This is very important convention. प्योर अकाउंट्स में ये कन्वेंशन आपको बहुत जगह यूज करने को मिलेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग. कंजर्वेटिव कन्वेंशन. एज पर दिस कन्वेंशन, all anticipated losses should be recognized. All anticipated losses should be recognized and all anticipated gain should be ignored. मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे नुकसान हो सकता है, वो आज ही आप रिकॉग्नाइज कर लो. नुकसान फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको आज ही रिकॉर्ड कर लेना है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट होने वाला है, तो वो प्रॉफिट आप बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, उसको आपको इग्नोर कर देना है. नाउ आपको लगेगा ये कैसा रूल है जहां पर मेरे को अगर लग रहा है कि फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, तो वो मैं रिकॉर्ड अब भी कर लेना चाहिए मुझे. लेकिन अगर एट द सेम टाइम मेरे को ये लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट भी होने वाले हैं, तो वो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती हूँ. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज आप क्लास 11 में हो. आपके मॉम डैड ने आपसे पूछा कि आपको साइंस में कितने मार्क्स आएंगे. आपने बोल दिया कि भाई मेरे तो 90% आएंगे ही आएंगे, उससे ऊपर भी आ सकते बट 90 आ ही जाएंगे. वो आपसे जब भी ये सवाल पूछते हैं, आप उनको यही आंसर देते हैं. पूरे साल में उन्होंने जितनी बार आपसे ये सवाल पूछा, आपने यही जवाब दिया कि 90 तो आ ही जाएंगे. ओके. नाउ रिजल्ट आ गया. रिजल्ट में आपको 85 आया. ऑब्वियसली 85 कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं. एंड ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स खुश भी होंगे कि 85 आया है, इट्स नॉट बैड. लेकिन आप ये सोचो कि उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी. क्यों होगी? क्योंकि आपने पूरे साल उनको क्या बोला कि मेरे तो 90 आएंगे ही आएंगे, बट आए नहीं. आपने उनकी एक्सपेक्टेशन क्या सेट कर दी? 90 की. अब उनको क्या लगेगा कि पूरे साल 90 बोलता रहा, लेकिन 85 आए हैं, तो थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन उनके मन में रहेगी. नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो. एक और स्टूडेंट है, उसके भी पेरेंट्स उससे पूछते रहते थे कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, और उसने पूरे साल अपने पेरेंट्स को ये बोला कि मेरे 75% तो आएंगे ही आएंगे. जब भी उसके पेरेंट्स पूछते थे, वो यही बात बोल देता था, 75 तो आ ही जाएंगे. उसका भी रिजल्ट आया और उसके 85% मार्क्स आए. अब आप बताओ, उसके पेरेंट्स खुश होंगे कि दुखी होंगे? ऑब्वियसली खुश होंगे, क्योंकि 85 इज अ गुड परसेंटेज. बट एट द सेम टाइम उसने अपने पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन सेट की थी कि भाई मेरे तो 75 से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन उसके आ गए 85. तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि पूरे साल तो 75 बोल रहा था, अब आया है 85%, मतलब इसने बहुत मेहनत की, एग्जाम में दिलो जान से मेहनत कर दी, बहुत हार्ड वर्क किया होगा, डेडिकेशन से पढ़ा होगा. उसके पेरेंट्स को ये लगा. तो अगर हम एक्सपेक्टेशन कम की सेट की थी और ज्यादा आ गई, तो वो बहुत खुश होते हैं. वेयर एज हमने एक्सपेक्टेशन हाई की सेट कर दी और मेरा थोड़ा लो आ गया ना, तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं. इसी तरह कंपनी में भी होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल.
एक्सपेक्टेशन थी 90 की, आया 85, 75 की, आया 85। नाउ यहाँ पर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन 90 की सेट कर दी थी और आप 85 पर ही अचीव कर पाए। लेकिन बी कंपनी में एक्सपेक्टेशन ही 75 की सेट थी और आप 85 कर दिए, तो उनको ज्यादा खुशी होगी। दोनों 85 85 पड़ी है, बट एक्सपेक्टेशन अलग अलग सेट हो गई थी। तो इन्वेस्टर के माइंडसेट में यहाँ पर थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन रहती है अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट करके मीट नहीं कर पाते, वेयर एज अगर हमने लो एक्सपेक्टेशन सेट की और हाई डिलीवर कर देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। आप एग्जाम्पल और एक ले लो। सपोज करो कोई मूवी आती है, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारे सुपर हीरो कास्ट किए हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन हाई सेट कर देते कि ये बहुत अच्छी मूवी है, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। आप ऑब्वियसली आप इन्फ्लुएंस होकर देखने गए, आपने देखकर क्या बोला, ओ गॉड, कितनी पथेटिक कहानी थी, कुछ समझ में ही नहीं आया, बेकार मूवी थी, बेकार की पब्लिसिटी करके रखे। वेयर एज दूसरी कोई मूवी है जिसमें इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं की है, उतने हाई हाई क्लास के एक्टर एक्ट्रेसेस भी नहीं लिए हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी भी नहीं की है। कुछ लोग देख कर आए थे, बोले अच्छी है, तो हम बोले अच्छा चलते हैं देख लेते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी थी, कंटेंट वाज वेरी गुड, आप कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे, लेकिन आपको अच्छी लगी, आपको लगी वाओ। तो कंटेंट तो किंग था ही, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल हियर, कि हमने क्या एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है। अगर हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दे और नहीं मीट होना, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वेयर इज हम नॉर्मल एक्सपेक्टेशन सेट करके हाई परफॉर्म करें तो बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। अब आप बोलोगे यहाँ पर इन सबका क्या लिंक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। नाउ लेट्स सपोज मेरी कंपनी का नाम है RS लिमिटेड। मैं पेन मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग का बिजनेस कर रही हूँ। मैंने मिस्टर एक्स को 50,000 का पेन क्रेडिट में बेचा है। मैंने मिस्टर एक्स को 50,000 का पेन उधार में बेच दिया है। उसने बोला कि मैं पेमेंट 2 महीने के बाद करूंगा, बिजनेस एज यूजुअल है, मुझे उससे पैसे लेने ही है। तो ये मेरा एसेट हो गया क्योंकि मैंने उसको अपने माल बेचा है। नाउ मैं कंपनी हुई, आप आते हो मेरे पास और पूछते हो एक बात बताओ, आपके बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना मिस्टर एक्स से 50,000 रुपए लेने हैं, 2 महीने बाद मिलेंगे, मैंने उनको उधार में माल बेचा है। नाउ बैलेंस शीट का दिन आ गया। सपोज बैलेंस शीट का डेट है मेरा, मैं बुक्स क्लोज कर रही हूँ 31/3/2022, ये मेरा बैलेंस शीट का डेट है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो पैसे ना पूरे नहीं देने वाला है। मे बी ही विल पे ओनली 30,000। क्या लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है 31 मार्च को कि वो मुझे 30,000 कैश देगा और 20,000 जो है ये मेरा बेड डेट हो जाएगा। मैंने अभी आपको कंसेप्ट बेड डेट का नहीं बनाया है, बाद में समझाऊंगी। बेड डेट का मतलब जब मेरे को किसी से पैसे लेने होते हैं और वो पैसे मेरे नहीं मिलने वाले, मुझे उसको बेड डेट बोलते हैं। जो मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरे को नहीं मिलेंगे अपने डेटर से, वो बेड डेट हुआ। मुझे लग रहा है कि वो पैसे नहीं देने वाला है, ही विल पे ओनली 30,000। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि सिचुएशन उसकी अच्छी नहीं है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है, जिसके कारण मेरे को डाउट है कि ही विल नॉट पे मी फुल अमाउंट और मुझे वो 30,000 मैक्सिमम देगा। अब जब मैं अपना बैलेंस शीट बना रही हूँ एज ऑन 31 मार्च, तो अब मुझे लग रहा है कि ये मेरा लॉस हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का लॉस है, अभी तक पेमेंट ही नहीं मिला है, तो पता नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब मैं अपना बैलेंस शीट बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैसे मेरे डूब सकते हैं, ये मुझे नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए,
तो मुझे इसको अपने बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लॉस रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए और अपना रिसीवेबल मिस्टर एक्स से 50,000 नहीं दिखाकर 30,000 ही दिखाना चाहिए। नाउ जब आप मुझसे पूछ रहे हो कि भाई आपका क्या चल रहा है बताओ, तो मुझे आपको ये बताना चाहिए कि मुझे मिस्टर एक्स से 30,000 मिलने वाले हैं। मैं आपको 50,000 नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो 20,000 नहीं देगा और मैंने ये 20,000 एंटिसिपेटेड लॉस बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मिस्टर एक्स से मुझे 30,000 रुपए लेने हैं एंड ही विल पे आफ्टर एज ऑन ड्यू डेट, जो भी अपना ड्यू डेट होगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि समझ में आ गया कि हम एंटिसिपेटेड लॉस बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पर एंटिसिपेटेड गेन क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये नहीं समझ में आया। अग्री। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ सपोज आर एस लिमिटेड कंपनी, सेम पेन मैन्युफैक्चर सेलिंग का बिजनेस है। अब इसको ना, इसने वापस सामान बेचा है 50,000 का। मिस्टर, लेट सपोज मिस्टर राम को इसने 50,000 का पेन बेचा है। नाउ ऑब्वियसली बेचा है तो ये भी क्रेडिट टर्म्स के अनुसार अपना 2 महीने में पे करेगा। लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है ना, मैंने इसको 50,000 का ही सामान बेचा है, पर ये ना मेरे को ना 70,000 पे कर देगा। मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को 50,000 जो सामान बेचा है उसका दे देगा और 20,000 ये मेरे को एडवांस पेमेंट दे देगा। ये मेरे को इनवॉइस के अगेंस्ट में मिलेगा ही। और ये मेरे को 20,000 एडवांस पेमेंट कर देगा। क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को मिस्टर राम 50,000 का केवल सामान मैंने इनको बेचा है, ये मेरे को 70,000 दे देंगे, ये मेरे को 20,000 एडवांस पेमेंट कर देंगे एज पर पास्ट ट्रेंड। पास्ट में भी ना इनसे जब भी हम मैंने बिजनेस डील किया है ना, तो ये मेरे को हर वक्त एडवांस पेमेंट दे देते थे। मैंने इनको 50,000 का माल बेचा है, ये एडवांस पेमेंट दे देते थे और बोलते थे बाकी के जो रुपए मैंने एडवांस दिए ना उसका सामान बाद में भेज देना। तो आई एम हाईली कॉन्फिडेंट कि मेरे को ना 70,000 रुपए इनसे मिल सकते हैं कंसिडरिंग द पास्ट परफॉर्मेंस। मैं अपने बुक्स बना रही हूँ 31 मार्च का। नाउ ऑब्वियसली ड्यू डेट नहीं आया है, कुछ मिला नहीं है। मुझे अपने बुक्स में क्या करना चाहिए? 50,000 रिकॉर्ड करना चाहिए या 70,000 रिकॉर्ड करना चाहिए? आप बोल रहे हो भाई जैसे मैंने लॉसेस को रिकॉग्नाइज किया है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को मिलेंगे, मेरा प्रॉफिट है, तो अभी ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स सपोज मैंने अपने बुक्स में 70,000 रिकॉग्नाइज कर लिया और अब मेरे से मेरे इन्वेस्टर ने पूछा कि भाई क्या पोजीशन है, तो मैं उनको क्या बताऊंगी? अब तो मुझे बताना पड़ेगा कि 70,000 मेरे को मिस्टर एक्स से लेना है, 50,000 का तो माल बेचा था, 20,000 एडवांस पेमेंट मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि वो हर साल देते ही देते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बोल रहा है। अभी इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा? बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे रिलेशन है अपने क्लाइंट के साथ, एडवांस पेमेंट मिल जाता है, दे विल बी हैप्पी। उनको लगेगा भाई हाँ भाई अच्छी बात है, और ये देखकर और भी इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्ट कर देंगे कंपनी में, क्योंकि भाई प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, एडवांस पेमेंट पे पूरा कॉन्फिडेंस है, गुड रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, सारे फैक्टर्स गुड है, तो वो और भी इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। नाउ जब पेमेंट का टाइम आता है तो मिस्टर राम ने इस बार मुझे एडवांस पेमेंट ही नहीं दिया, सिर्फ 50,000 का ही पेमेंट किया। नाउ टेल मी what will be the impression going to be happen to the investors or the shareholders? अब जब मैं जाकर उनको ये बताऊंगी कि जो मैंने एडवांस पेमेंट बोला था बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है हमने, वो एडवांस पेमेंट तो आया ही नहीं है,
मैं उन्होंने एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू का ही केवल पेमेंट किया है। तो शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा, मैंने उनसे इंफॉर्मेशन छुपाई, मैंने उनसे गलत इंफॉर्मेशन शेयर करके अपना, उनकी नजर में अपनी कंपनी को अच्छा दिखाया है। एंड इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज गुडविल बिफोर देम। कंपनी की गुडविल हैम्पर होगी, क्योंकि उनका ट्रस्ट मेरे से उठ जाएगा। उनको लगेगा ना कि मैंने शायद इंफॉर्मेशन छुपाया, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी। तो दो मिस्टर राम हर बार एक्स्ट्रा देते थे, इस साल नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया ये मेरे को नहीं पता। अब मुझे आपको भी फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दिखाना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दिखाती तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। अभी आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई है कि भाई यहाँ तो 20,000 का प्रॉफिट दिखाया था, अब वो 20,000 तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है। तो इट इज दैट्स वाई ये बोला जाता है कि आप एंटिसिपेटेड गेन जो है ना, वो बुक्स में रिकॉग्नाइज मत करो। केवल एंटिसिपेटेड लॉसेस को ही बुक्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो फ्यूचर में होने वाला है। बट व्हेन इट कम्स टू एंटिसिपेटेड गेन, हम उसको अपने बुक्स में नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड दैट्स व्हाई कंजर्वेटिव कन्वेंशन बोलता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज। सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस आप रिकॉग्नाइज कर लो, एंड ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। और सारे एंटिसिपेटेड गेन्स इग्नोर कर देना। क्लियर हुआ? नाउ प्लीज रिमेंबर, हमें एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉग्नाइज करना है, बट नॉट एंटिसिपेटेड गेन। इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम वही ट्रांजैक्शंस के एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉग्नाइज करेंगे जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है, मैंने सोच कर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में सोचा और लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लिए। एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर एक्स को ना माल अभी बेचा ही नहीं है, सपोज मैंने ये सोचा है मैं इनको माल बेचूंगी, फिर ये मुझे पेमेंट नहीं करेंगे, उसमें मेरे को लॉस हो सकता है, तो मैं वो लॉस रिकॉग्नाइज कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मुझे माल बेचना है, पहले मैं ट्रांजेक्शन में एंटर करूं, उसके बाद मैं एंटिसिपेट करूं कि मेरे को पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने आएंगे, कुछ पैसे का लॉस होने वाला है तो वो कितना होने का है, वो सब मैं ट्रांजैक्शन में एंटर होने के बाद सोचूंगी। ऐसा नहीं सोच सकती कि फ्यूचर में अर्थक्वेक आएगा तो मेरे को फ्लड आएगा तो कितना लॉस होगा और वो लॉस मैं आज ही अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूं। नहीं, पहले हो जाने दो, पहले ट्रांजैक्शन हो जाने दो, पहले फ्लड आ जाने दो, अर्थक्वेक हो जा आ जाए, आप तब अपने लॉस एस्टिमेट कर लेना, उसके बाद उस लॉस को पीएनएल में और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेना। प्रेडिक्शन करके मत करना। यहाँ पर मिस्टर एक्स के संग मेरी ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, जहां पर मैंने एंटिसिपेट किया था कि मैं 50,000 रुपए उनसे रिसीव करूंगी। मुझे ट्रांजैक्शन में एंटर होने के बाद पता चला कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है एंड मे बी ही विल नॉट एबल टू पे मी द अमाउंट। तो मैंने ये एंटिसिपेट किया कि ठीक है, हो सकता है 60% दे देंगे, 40% मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मैंने वो 40% का लॉस अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कन्वेंशन। नाउ क्या पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर? फर्स्ट इज प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब है एबल टू जज अबाउट द फ्यू पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस। मैं जज कर सकूं कि ये जो ट्रांजैक्शन मेरी हुई है, अगर इसमें मेरे को लॉस हो सकता है तो कितना लॉस हो सकता है। मैं जजमेंट करके, एस्टिमेट करके, प्रॉपरली मार्केट एनालिसिस करके एक प्रॉपर बिजनेस केस होना चाहिए मेरे पास, विच विल हेल्प मी टू डिसाइड कि व्हाट इज द पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, मैं क्यों एक्स अमाउंट अपना लॉस रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। इसके पीछे, उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। तो हमें प्रूडेंस अप्लाई करना है। सेकेंड, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी आप समझ ही गए होंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। कोई अनबायस होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसका वहां पर कोई अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर आपको अपना अनबायस आउटलुक लगाकर आइडेंटिफाई करना है लॉस,
और फिर उस लॉस को रिकॉर्ड करना है. Should have an unbiased outlook when we are identifying and recording such possible losses. तो just be very clear. It's important to apply these 2 points जब भी हम अपने बुक्स में कोई लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज करेंगे फिर हमारे पास ऑडिटर्स आते हैं, हमें उन्हें भी एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम कंजर्वेटिव अप्रोच लगाकर जो लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फ्यूचर का, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, हमारा क्या एनालिसिस है, और हम क्या अजम्पशंस लिए हैं. So we have to be very clear whenever we are recognizing any losses, future losses in the books. Let's take one more example. Suppose we are as on 31st 3 2010, हम 2010 में खड़े हैं, 31st मार्च, और मेरा ना बिजनेस क्या चीज का है, फ्लॉपी डिस्क का है. आपको पता है फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, मतलब क्या, मे बी यू डोंट नो, क्योंकि नाउ तो हमारे पास गूगल ड्राइव है, पेन ड्राइव है, सो ऑब्वियसली फ्लॉपी डिस्क ना होता था तो इन द पास, जिसमें हम वही डेटा स्टोर कर सकते थे. सपोज मेरे पास 1000 फ्लॉपी डिस्क है, और एट द रेट ऑफ 10 कॉस्ट प्राइस का, मतलब मेरे पास 10,000 का फ्लॉपी डिस्क एज ऑन 31st मार्च पड़ा हुआ है. अब जो चीज मेरे पास पड़ी हुई है, ये मेरे स्टॉक में, मैं इस पे डील करती हूँ तो ये मेरा स्टॉक हो गया, और स्टॉक मेरा एसेट होता है, अनसोल्ड गुड्स से, जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं. तो 31st मार्च को ये मेरा नहीं बिका है, तो ऑब्वियसली ये मेरे स्टॉक में आ जाएगा जब मैं 31st मार्च को बैलेंस शीट बना रही हूँ, और फ्यूचर में मैं इसको बेचूंगी. तो नाउ मेरे पास 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी है, करेंट एसेट है. जब मैं अपने बुक्स क्लोज कर रही थी ना, तो मुझे पता चला कि अब मार्केट में सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव आ चुके हैं. तो फ्लॉपी डिस्क ना उतना बिकेगा नहीं, इसको ना मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली आई नो कि इट इज प्रोबेबली वेरी मच चैलेंजिंग टू सेल, और ये भी हो सकता है मैं इसको मार्केट में बेच भी ना सकूं. नाउ अगर मेरे को अपना स्टॉक क्लीन करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका प्राइस गिरा दूंगी, 10 रुपए का मैं इसको लेस प्राइस कर दूंगी, बिलो कॉस्ट प्राइस ले जाऊंगी, ताकि मेरा स्टॉक तो क्लीन हो जाए और मेरे को थोड़े पैसों की रिकवरी हो जाए. वरना ये स्टॉक पड़ा रह जाएगा और पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा. तो मैंने एंटिसिपेट किया कि मे बी आई विल एबल टू सेल दिस फ्लॉपी डिस्क एट द रेट ऑफ ₹6. 10 रुपया मेरी कॉस्ट प्राइस है, और मैंने ये एंटिसिपेट किया कि मार्केट में सीडी ड्राइव और पेन ड्राइव आने के कारण मैं इसको 10 रुपए में, इसका कॉस्ट प्राइस भी रिकवर नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको 6 रुपए में बेच सकती हूँ, ऐसा मैंने अनुमान लगाया है. ठीक है, मेरे को लगा कि मुश्किल है 6 रुपए में कौन मुझे 10 रुपए देगा इसका, जब सीडी और डीवीडी उससे आ गई है तो लोग तो वही परचेस करेंगे. ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मेरे पास 10,000 का इन्फो स्टॉक है, अगर मैं 10,000 दिखा देती हूँ अपने स्टॉक में बुक्स क्लोज करने के टाइम पे, तो मैंने गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जो 10,000 का मैं स्टॉक दिखा रही हूँ, इसको मैं 10,000 में तो बेच ही नहीं सकती हूँ मार्केट में, ये तो 10,000 में बिकेगा ही नहीं मार्केट में. अगर मैंने अपना स्टॉक का वैल्यू 10,000 ही दिखा दिया, इसका मतलब है ना मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर की, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव आ गया है, कोई मेरा 10 रुपए का ये फ्लॉपी डिस्क नहीं खरीदेगा, मेरे लिए 10,000 रुपए रिकवर करना इम्पॉसिबल है. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये 6 रुपए में लगा दूं, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं इससे 6,000 रुपए उठा सकती हूँ, मैं फ्लॉपी डिस्क को 6 रुपए में बेच सकती हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा है. तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को अपना लॉस 4,000 बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव अप्रोच बोलता है कि हमें एंटिसिपेटेड लॉसेस अभी ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए. तो मैं अपने बुक्स में 4,000 का लॉस रिकॉग्नाइज कर लूंगी, ये सोचकर, इस अजम्पशन के साथ कि फ्लॉपी डिस्क का मार्केट बहुत
कम हो गया है, अब सीडी ड्राइव और पेन ड्राइव लोग यूज कर रहे हैं। मेरा कॉस्टिंग 10 रुपया है, पर मैं इसको 10 रुपये में नहीं बेच सकती हूँ। अपने स्टॉक को क्लीन करने के लिए मेरे को बिलो कॉस्ट प्राइस बेचना पड़ेगा, तो मे बी आई विल एबल टू सेल एट ₹6। इट मे हैपन, सपोज अभी तो मेरे को एंटिसिपेटेड लॉस लग रहा है, चलो ये सिचुएशन नहीं है, फ्लॉपी डिस्क का मार्केट अच्छा है, नॉर्मल है, तो मुझे क्या लग रहा है कि नहीं नहीं, फ्लॉपी डिस्क आराम से चल रहा है मार्केट में, 10 रुपए की मेरी कॉस्टिंग है, 20% प्रॉफिट लगाकर मैं 12 रुपए में आराम से बेचूंगी, मेरे को 12,000 का मेरा सेल हो जाएगा, 2,000 में प्रॉफिट आराम से करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्यूचर का प्रॉफिट अब भी रिकॉग्नाइज कर लूं, नहीं, मेरे को लॉस रिकॉग्नाइज करना है, मैं प्रॉफिट नहीं रिकॉग्नाइज करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को, अगर मैंने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया, वो इंडिकेट करेगा कि मैंने अपने बुक्स को मैनिपुलेट किया है, मैंने अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके दिखा दिया है। और कंजर्वेटिव कन्वेंशन अलाउ नहीं करता है कि हम कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट अपने बुक्स में रिकॉर्ड करें। अगर ये मैं रिकॉर्ड करती हूँ, इट शोकेस कि आई एम मैनिपुलेटिंग विथ माय नंबर्स, and this is called fraud in the eye of law. I hope it's clear कि क्यों लॉ ने ये रूल बनाया है कि we should recognize all anticipated losses and ignore all anticipated gain. There are certain disadvantages of this conservative convention. We are going to look what are those disadvantages. पहला बोलता है it can lead to lower profit in comparison to the actual profit. मतलब अगर मैं ये मेथड फॉलो कर रही हूँ, तो लॉसेस पहले ही रिकॉग्नाइज कर रही हूँ, तो मेरा इस साल का जो प्रॉफिट होगा ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले थे उसको मैंने इसी साल रिकॉग्नाइज कर लिया है। मेरा प्रॉफिट मे बी एक्स अमाउंट आता नॉर्मल में, मेरा प्रॉफिट मे बी 10 करोड़ आता नॉर्मल में, पर मैंने फ्यूचर के 2 करोड़ के लॉस रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, तो अब मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 8 करोड़ आ रहा है। तो इससे मेरा इस साल का प्रॉफिट कम हो गया। और अगर मेरा प्रॉफिट कम होता है, तो मार्केट में क्या होगा, मेरी इमेज खराब हो जाती है, मेरे गुडविल कम हो जाती है, तो इट कैन लीड टू लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। सेकंड क्या बोलता है, इट कैन लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मैंने एसेट और लाइबिलिटी आपको बताया है, आई होप आप क्लियर हो कि एसेट किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं ना। बैलेंस शीट मैंने कवर नहीं किया है, बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू, क्योंकि मैंने फ्लॉपी डिस्क का आपके साथ एग्जांपल शेयर किया है। मैंने फ्लॉपी डिस्क का, मेरी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी, मैंने 4,000 का लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लिया बुक्स में, तो मैंने वो स्टॉक कितने में दिखाया, 6,000 में दिखाया। मैंने 6,000 में रिकॉर्ड कर लिया कि मेरा जो एसेट है वो 4,000 से मैंने कम कर दिया, तो मैंने अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने फ्यूचर के लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लिए। अब चांसेस हो सकते हैं कि मैं वो एसेट ना 10,000 में बेच दूं, बट आई डोंट नो। तो इसके लिए मैंने उसको अभी ये रिकॉर्ड कर लिया है कि मैं 6,000 में बेच सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने अपना एसेट जब 4,000 से कम कर दिया, अपने स्टॉक को मैंने अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट कर दिया, मतलब मैंने 4,000 से अपने एसेट की वैल्यू कम कर दी। एट द सेम टाइम मेरा लायबिलिटी ज्यादा दिख रहा है ना, तो इट कैन लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अच्छा, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट का केस फाइल हुआ है कोर्ट में, और मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर ही लिया है कि मैंने 1 करोड़ का पेमेंट जो फ्यूचर में मुझे करना है, मैंने अभी वो 1 करोड़ का पेमेंट बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। मीन्स मैंने ओवर स्टेट कर दिया अपनी लाइबिलिटीज को। इसमें क्या हो गया, इट विल शोकेस कि वी आर हैविंग लेस एसेट एंड मोर लाइबिलिटीज। लास्ट वन, इट कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। ये अभी आप नहीं समझोगे, पर अभी आप ये पॉइंट लिख लो। मतलब सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या होता है, मैंने अपने बुक्स में लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लिए, फ्यूचर लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लिए, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, दो मेरा रियल में फ्यूचर में वो लॉसेस होने वाले ही नहीं है, तो मैंने झूठ मूठ में एंटिसिपेट किया लॉसेस, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, इस साल का प्रॉफिट कम कर दिया,
दो मेरे को फ्यूचर में वो लॉसेस होंगे नहीं। इसके कारण मेरा क्या हो जाएगा, मैंने अपने बुक्स में इस साल में लॉसेस बुक्स में दिखा दिए हैं ना। अब आप बोलोगे ऐसा कौन करेगा, कौन होगा जो अपने प्रॉफिट को कम करेगा और बोलेगा कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑब्वियसली ये करते हैं। इससे क्या होता है, अगर मैं इस साल लॉसेस दिखा दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे कंपनी के शेयर प्राइस गिर जाएंगे। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोलूंगी कि अरे मेरी कंपनी अच्छी है, तुम चिंता मत करो, एक काम करो कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, 2-3 साल में पैसे आराम से रिकवर हो जाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। मैंने उनको बता दिया कि भाई तुम इन्वेस्ट कर लो, से ऐसे ही मैंने प्रॉफिट झूठ मूठ में कम दिखाया है, मेरे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तुम्हारा पैसे आराम से शेयर मार्केट में बन जाएंगे 2-3 साल में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व बनाना। मैं लॉसेस बुक्स में रिकॉर्ड करके सीक्रेट रिजर्व बना रही हूँ। जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल में समझा दे रही हूँ। 1-2 साल के बाद मैं सुपर प्रॉफिट दिखाती हूँ। हर कोई को लगता है वाह कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी, कहाँ उस साल लॉस में थी, 2 साल में तो कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है, सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। और इसके कारण जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि मैंने झूठ-मूठ का सीक्रेट रिजर्व बना लिया था, झूठ-मूठ में लॉसेस दिखा दिए थे 2 साल पहले, और उसको मैंने इस साल जाकर 2 साल के बाद उसको पूरे को रिलीज़ कर दिया और अपना बहुत हाई प्रॉफिट दिखा दिया है। तो ये फ्रॉड है। तो जो हम बोलते हैं ना अकाउंट्स इज़ एन आर्ट, हम कैसे भी कर सकते हैं, वो इसलिए ही बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, एनालिटिकल माइंड चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कब क्या करना चाहिए, सो दैट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन शुडंट हैपन। नाउ these आर द डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स आप बोल सकते हो कंजर्वेटिव अप्रोच का है। और यही कंसेप्ट हम बहुत बार यूज करने वाले हैं कि हम मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगी, वी हैव टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस, फ्यूचर एंटिसिपेटेड गेन को इग्नोर कर देना है। हम ये कंसेप्ट को थाउजेंड्स ऑफ टाइम यूज करने वाले हैं जब हम अपने एग्जाम्पल करेंगे, तो ये आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला अकाउंटिंग कन्वेंशन है। Thank you very much for watching the lecture. If you like my video, remember to like and subscribe my channel. We really work very hard to bring the good content. Thus, your one like or comment will motivate us to do more. Thank you very much for watching the video. If you like my videos, remember to like and subscribe my channel. We really work very hard to bring the good content. Thus, your one like or comment will motivate us to do more. Thank you very much.